स्टोरी शुरू होती है जोसन के राजा यी हॉन के दरबार से। उसके सामने एक लड़की यून जी यंग को पेश किया जाता है। सभी दरबारी राजा से कह रहे हैं कि इस लड़की ने आपको अजीब खाना खिलाकर आपका अपमान किया है, इसे मौत की सजा दो। माहौल बहुत टेंशन वाला है। राजा अपनी तलवार निकालता है और जी यंग की तरफ बढ़ता है। सबको लगता है कि अब ये लड़की गई काम से, लेकिन राजा सबको हैरान करते हुए उसे सजा देने के बजाय अपना मुख्य शाही रसोइया यानी हेड शेफ बना देता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। राजा एक शर्त रखता है, तुम हर दिन मेरे लिए नया खाना बनाओगी। अगर कोई भी डिश रिपीट हुई या मुझे पसंद नहीं आई तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। जियंग मन में सोचती है कि वो मिशेलिन स्टार शेफ बनने का सपना देख रही थी और अब एक जालिम राजा की शेफ बन गई है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो ये शर्त मान लेती है। आगे स्टोरी फ्लैशबैक में साल 2025 में जाती है। यहाँ हमें योन जी यंग का असली परिचय मिलता है। वो फ्रांस में एक बहुत बड़ी कुकिंग कंपटीशन ला पोल डी और के फाइनल में है। खाना बनाते बनाते अचानक उसका स्टोव बंद हो जाता है। टाइम खत्म हो रहा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और जुगाड़ से शराब में आग जलाकर अपनी डिश पूरी करती है। वो जजों को एक खास डिश परोसती है जो उसने जोसन के एक पेटू और जालिम राजा येउन हिगुन से प्रेरित होकर बनाई थी। जज उसके खाने से बहुत इम्प्रेस होते हैं और जी यंग वो कंपटीशन जीत जाती है। आगे जी यंग बहुत खुश है और अपने पिता को फोन पर खुशखबरी देती है। उसके पिता उसे एक पुरानी ऐतिहासिक किताब लाने के लिए कहते हैं जो जोसन राजवंश से जुड़ी है। उसी दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है। जब जी यंग प्लेन में होती है तो गलती से गोचूजांग यानी एक तरह की चिली पेस्ट उस पुरानी किताब पर गिर जाता है। जैसे ही वो किताब को पानी से साफ करने की कोशिश करती है, किताब के अक्षर चमकने लगते हैं। वो प्लेन के बाथरूम में होती है, तभी एक अजीब रोशनी होती है और वो वहीं से गायब हो जाती है। आगे यंग खुद को एक अनजान जंगल में पाती है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि वो प्लेन से यहाँ कैसे आ गई। तभी वहाँ घोड़े पर हमारा हीरो शिकार करते हुए आते हैं, जिसका नाम राजा यी हॉन है। राजा एक लोमड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और जी यंग को देखकर चौंक जाते हैं। उसके मॉडर्न कपड़ों की वजह से राजा उसे ग्विनियो यानी एक महिला भूत समझता है। जी यंग सोचती है कि ये लोग किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग कर रहे हैं और राजा को एक एक्टर समझती है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। वो अपनी स्टन गन निकालती है तो राजा अपना तीर और कमान तान लेता है। उनकी बहस चल ही रही होती है कि तभी कहीं से एक तीर आकर राजा को लग जाता है। ये तीर विद्रोहियों ने चलाया था जो राजा को मारना चाहते थे। राजा और जी यंग दोनों पहाड़ी से पानी में गिर जाते हैं। आगे राजा घायल होता है और बेहोश। जी यंग झगड़े के बावजूद इंसानियत दिखाती है। एक शेफ होने के नाते वो अपने छोटे चाकू का इस्तेमाल करके तीर निकालती है और अपने स्कार्फ से उसका घाव बांध देती है। होश आने पर भी राजा उसे भूत ही समझता है और उस पर शक करता है। जी यंग उसे पागल एक्टर समझती रहती है, लेकिन अब वो दोनों अकेले और खतरे में है। जी यंग सिचुएशन को अपने हाथ में लेती है और राजा को रस्सी से बांध देती है ताकि वो भाग ना सके और उसे अपने साथ सुरक्षित जगह की तलाश में ले जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और जी यंग घायल राजा को घसीटते हुए जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचती है। वहां उनकी मुलाकात एक लड़की गिलग्यूम से होती है। पता चलता है कि ये राजा का शिकार करने का इलाका है और यहाँ रहना मना है। गिलग्यूम राजा के चेहुंग से बचने के लिए यहाँ छिपी हुई है। जी यंग को अब भी लगता है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, लेकिन जब गिलग्यूम उसे बताती है कि ये नीले बंदर का साल है और उसे सुपरमार्केट का मतलब तक नहीं पता, तो जी यंग का दिमाग चकरा जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब आता है स्टोरी का मजेदार हिस्सा। जी यंग एक शेफ की तरह अपना जादू दिखाती है। वो झोपड़ी में मौजूद जंगली सब्जियों और जौ के चावल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अपना सीक्रेट हथियार भी निकालती है, गोचूजांग और मक्खन, जो उसके पास 2025 से थे। वो इन सबको मिलाकर एक ऐसी डिश बनाती है जो जोसन में किसी ने कभी देखी या चखी नहीं थी, गोचूजांग बटर बिबिम्बाप। राजा उसे शक की नजर से देखता है। उसे लगता है कि इसमें जहर हो सकता है। राजा बहुत नखरे दिखाता है, लेकिन जी यंग उसे बच्चा समझकर चिढ़ाती है और खाने के लिए मजबूर करती है। राजा शर्त रखता है कि पहले जी यंग खाकर दिखाएगी। जैसे ही राजा पहला निवाला लेता है, तीखेपन से उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है ये जहर ही है, लेकिन कुछ ही पलों में तीखेपन के पीछे का जबरदस्त स्वाद उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उसे वो डिश इतनी पसंद आती है कि वो बच्चों की तरह और मांगने लगता है। इसी स्वाद से उसे अपनी माँ की एक धुंधली सी याद भी आती है। खाना खाने के बाद जी यंग और गिलग्यूम पास की नदी पर अपना हैंडबैग ढूंढने जाती हैं। यहाँ गिलग्यूम उसे पक्का कर देती है कि वो लोग वाकई जोसन राजवंश में हैं।
ये सुनकर जियंग के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जिस पागल एक्टर को वो घसीट रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस देश का राजा है। तभी राजा के सिपाही उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सिपाहियों को देखते ही राजा का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। वो अब घायल और लाचार नहीं बल्कि एक जालिम और ताकतवर राजा है। उसका पहला हुक्म होता है कि उस गद्दार को ढूंढो जिसने मेरी बेइज्जती की है। ये सुनकर जियंग और गिलग्यूम छिप जाती हैं। जियंग को अब समझ आता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आगे अफरा तफरी से राजा के सैनिक, जिन्हें चेहुंगसा कहा जाता है, गांव की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही हैं। जियोंग और गिलग्यूम भी पकड़ी जाती है। जियोंग चिल्लाती है, ये किडनैपिंग है, लेकिन जोसून में उसके कौन सुनता। सभी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जियोंग अब भी कंफ्यूज्ड है और सोच रही है कि क्या वो वाकई जोसून में आ गई है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। आगे जियोंग बेहोश हो जाती है और सपने में खुद को 2025 में कुकिंग कंपटीशन जीतते हुए देखती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो सब एक सपना था। वो उसी कैद में है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे यहाँ से निकलना होगा और वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता है। चेहोंगसा के अधिकारी उनकी उम्र पूछ कर सिलेक्शन कर रहे हैं। जो लड़कियां उन्हें पसंद आती हैं उन्हें दाईं ओर भेजा जाता है और बाकी को बाईं ओर। गिलग्यूम की उम्र 18 है, उसे चुन लिया जाता है। जियोंग अपनी उम्र 27 बताती है तो उसे बूढ़ा कहकर बाईं ओर भेज दिया जाता है। उसे लगता है कि वो बच गए, लेकिन उसे नहीं पता कि ये मुसीबत की शुरुआत है। जिन लड़कियों को बाईं ओर भेजा गया था उन्हें एक बड़ी सी किचन में काम करने के लिए डाल दिया जाता है, जिसे चानबोंग कहते हैं। जियोंग को पता चलता है कि वो आजाद नहीं हुई बल्कि उसे यहाँ खाना बनाने के लिए रखा गया है। राजा के सैनिक भी जियोंग को ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। जियोंग को लगता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। किचन में जियोंग को पता चलता है कि आज कुछ बहुत बड़े मेहमान आने वाले हैं जिनके लिए खाना बनाना है। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि राजा के सबसे करीबी और ताकतवर मंत्री इम सोहोंग और उसका बेटा इम सोंगजे हैं। रसोइया बताता है कि ये लोग बहुत नखरीले हैं और अगर खाना पसंद नहीं आया तो बनाने वाले की जान भी जा सकती है। जियोंग समझ जाती है कि मामला गंभीर है। किचन में कोई नहीं जानता कि क्या बनाना है, सब डरे हुए हैं। जियोंग, जो एक प्रोफेशनल शेफ है, सिचुएशन को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। वो रसोइये से मेहमानों की पसंद नापसंद पूछती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो शर्त रखती है, अगर मैंने ऐसा खाना बनाया जो मेहमानों को पसंद आया तो तुम हम सबको यहाँ से जाने दोगे। रसोइया उसकी शर्त मान लेता है। जियोंग को पता चलता है कि मेहमान बहुत चालाक और लालची हैं। वो ऐसा खाना बनाना चाहती है जो स्वादिष्ट भी हो और उन्हें एक सबक भी सिखाए। किचन में सामान की बहुत कमी है, लेकिन उसे एक छिपा हुआ सख्त मांस का टुकड़ा मिलता है। वो फ्रेंच स्टाइल स्टेक बनाने का फैसला करती है। बाकी औरतें हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना था। जियोंग अपनी 21वीं सेंचुरी की कुकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। मांस बहुत सख्त होता है। उसे नरम बनाने के लिए जियोंग एक पुरानी फ्रांसीसी टेक्निक सूवीद का इस्तेमाल करती है, जिसमें खाने को कम तापमान पर धीरे धीरे पकाया जाता है। उसके पास मॉडर्न उपकरण तो नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ लगाती है। वो गर्म और ठंडे पानी को मिलाकर सही तापमान बनाती है और मांस को उसमें धीरे धीरे पकने देती है, जिससे वो एकदम नरम और रसीला हो जाता है। मंत्री इम सोहोंग और उसका बेटा सोंगजे गवर्नर के घर पहुंचते हैं। गवर्नर होंगयोंग दाल उनसे बहुत डरता है। सोंगजे गवर्नर को उसकी पोती मीह्यांग को चेहोंग में भेजने के लिए धमकाता है, क्योंकि गवर्नर ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी। तभी खाना परोसा जाता है। जब स्टेक परोसा जाता है तो मंत्री उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये सिर्फ मांस का टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला लेते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। मांस इतना नरम और स्वादिष्ट होता है कि उन्हें यकीन नहीं होता। जियोंग ने अलग अलग चीजों को मिलाकर एक ऐसा फ्लेवर बनाया था जो किसी ने पहले नहीं चखा था। लेकिन मंत्री अपनी अकड़ में कहते हैं इसमें प्रकृति का स्वाद नहीं है। वो झूठ बोल रहे थे ताकि जियोंग को सजा दिलवा सकें। मंत्री के झूठ बोलते ही गवर्नर होंगयोंग दाल का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना है, तुम मेरी पोती को छीनने के लिए झूठ बोल रहे हो। इस बगावत से मंत्री इम सोहोंग और उसका बेटा सोंगजे गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। सोंगजे अपनी तलवार निकाल लेता है और गवर्नर को मारने वाला होता है। जियोंग समझ जाती है कि उसकी वजह से गवर्नर की जान खतरे में है। उसे घसीटकर बाहर ले जाया जाता है और सजा देने की तैयारी होती है। आगे जैसे ही जियोंग और मारने वाले होते हैं, सीन में धमाकेदार एंट्री होती है राजा यी हॉन की।
वो वहां पहुंचकर सबको रोक देता है। राजा कहता है, अगर तुम कहते हो कि ये खाना इतना खास है तो मैं खुद इसे चख कर देखूंगा। जियोंग उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जंगल में मिला वो पागल एक्टर सच में जोसोन का राजा है। अब उसे अपनी जान बचाने का एक और मौका मिलता है। राजा स्टेक का एक टुकड़ा खाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे वो स्वाद इतना पसंद आता है कि वो पूरी प्लेट चट कर जाता है। उसे भी वो खाना दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद लगता है। खाना खाने के बाद राजा जियोंग से अकेले में मिलता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है और खाना बनाना कैसे सीखा। जियोंग उसे बताती है कि वो एक शेफ है। राजा उससे उसकी उम्र, परिवार और शादी के बारे में पूछता है। जब जियोंग कहती है कि वो अविवाहित है तो राजा हैरान हो जाता है। आगे राजा उससे पूछता है, तुम कहाँ से हो? जियोंग हिम्मत करके सच बता देती है, मैं 500 साल बाद भविष्य से आई हूँ। राजा उसकी बात सुनकर हैरान होता है, लेकिन उसे पूरी तरह पागल नहीं समझता। वो कहता है, तुम्हारी प्रतिभा ने आज तुम्हारी जान बचाई है। वो उसे सजा नहीं देता, लेकिन उसे आज़ाद भी नहीं करता। राजा फैसला सुनाता है कि जियोंग को महल ले जाया जाएगा। बाकी सभी चेहोंग में पकड़ी गई लड़कियों को आज़ाद कर दिया जाता है, सिवाय गवर्नर की पोती मी ह्यान के। राजा उसे भी महल ले जाने का हुक्म देता है। जियोंग को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे एक पालकी में बिठाकर महल की ओर ले जाया जाता है। अब उसे अपनी जादुई किताब मैंगन रॉक की चिंता सताने लगती है, जो वापस जाने का एकमात्र जरिया है। आगे रात में जियोंग और गिलग्यूम चुपके से उस चट्टान पर जाती हैं जहां उसका हैंडबैग गिरा था। वो किताब ढूंढ ही रही होती हैं कि राजा वहां पहुंच जाता है। जियोंग राजा से विनती करती है कि उसे उसका बैग ढूंढने दे, क्योंकि वो उसकी जिंदगी है। राजा एक शर्त रखता है, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा, बशर्ते तुम मेरी हर बात मानो। जियोंग मजबूरी में हाँ कह देती है। राजा अपने सिपाहियों को बैग ढूंढने का आदेश देता है और वो मिल भी जाता है। लेकिन राजा उस बैग को लेने से पहले ही फिर से वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। जियोंग बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। राजा उसका मजाक उड़ाता है और उसे वापस बंदी बना लेता है। बेचारी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। जियोंग और गिलग्यूम को महल लाया जाता है। महल में उनका सामना होता है रानी कांग मोकजू से, जो जोसोन की सबसे ताकतवर और खतरनाक औरतों में से एक है। रानी जियोंग को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि राजा पहली बार किसी लड़की को सीधे महल में लाया था। वो जियोंग को अपनी सौतेली और एक खतरा समझती है। रानी जियोंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे रोक देता है। रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि राजा इस लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। जहां राजा यी हॉन अपनी खास कॉन्सर्ट कांग मोकजू के साथ बाजार में है। कॉन्सर्ट कांग पूछती है कि राजा उसे कहाँ ले जा रहे हैं। राजा मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसने उस नई लड़की यानी जियांग के लिए एक खास निवास तैयार किया है। ये सुनकर जियांग के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। जब वो कहती है कि उसे इस अनजान जगह से डर लग रहा है, तो राजा और मजाक करते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और कहता है, लो अब कुछ अनजान नहीं दिखेगा तो डर भी नहीं लगेगा। अगला सीन राजा के कमरे का है। शाही हकीम राजा के उस घाव की जांच कर रहा है जो उसे जंगल में तीर लगने से हुआ था। हकीम बताता है कि किसी अनजान मरहम की वजह से खून बहना रुक गया, वरना राजा की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। ये सुनते ही राजा को जियांग की याद आती है, जिसने जंगल में उसकी जान बचाई थी। वो अपने चीफ यूनक को छोड़कर बाकी सबको कमरे से बाहर भेज देता है। राजा के कमरे में अब कॉन्सर्ट कांग और चीफ यूनक हैं। कॉन्सर्ट कांग बार बार उस ग्विन्यू यानी भूतनी जैसी औरत यानी जियांग के बारे में पूछकर राजा के मन की बात जानने की कोशिश कर रही है। राजा उसे सीधे जवाब नहीं देता और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि जियांग का खास निवास किसी रानी के लिए बने महल यानी ब्योलगुंग से भी ज्यादा खास है। आगे सीन उस खास निवास पर आता है, जो असल में महल के कोने में बनी एक छोटी सी जेल की कोठरी है। जियांग और उसकी दोस्त गिलग्यूम वहां बंद है। जियांग गुस्से में ताना मारती है, वाह क्या खास जगह है, जबकि गिलग्यूम पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है और कहती है कि कम से कम वो जिंदा तो है और उन्हें साफ कपड़े मिले हैं। अब हम कॉन्सर्ट कांग के महल में हैं, जहां वो अपने पिता इम्सो होम के साथ साजिश रच रही है। वे दोनों जियांग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है और राजा से उसका क्या रिश्ता है। वे जियांग की जासूसी करने और ग्रैंड प्रिंस जेसॉन को एक संदेश भेजने का फैसला करते हैं। आगे सीन शाही रसोई यानी सुरागन में शिफ्ट होता है, जहां बहुत हलचल है। सीनियर बावर्ची यानी इयम, सिम और मेंग उस नई ग्विनियो के बारे में बातें कर रहे हैं जिसे राजा महल में लाया है। उनके बीच अगले चीफ रॉयल कुक बनने की होड़ भी साफ दिख रही है, खासकर कुक इयम और कुक मेंग के बीच। रसोई में ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजा यानी कि राजा की दादी की तरफ से हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम और कॉन्सर्ट कांग की तरफ से यूनक यून आते हैं।
दोनों अपने अपनी मालकिन के लिए खाने का ऑर्डर देते हैं। ये सीन सीधे तौर पर दिखाता है कि महल की दो सबसे शक्तिशाली औरतें रसोई को अपने शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना रही हैं। अब सीन ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजा के महल का है। वो भी राजा के इस कदम से बहुत नाराज है कि उसने एक अनजान औरत को महल में इतनी बड़ी पोस्ट दे दी और गवर्नर हॉन्ग को सजा दी। वो इस मामले को हल्के में नहीं ले रही और अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही है। कॉन्सर्ट कॉन्ग अपने भाई और चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सॉन्ग जे से मिलती है। वो उससे जियांग के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाल मटोल करता है। इसके बाद कॉन्सर्ट कांग उसे हुक्म देती है कि गवर्नर हॉन्ग के परिवार की सारी संपत्ति और गुलामों को जब्त कर लिया जाए, जो उसकी क्रूरता को दिखाता है। उसी मीटिंग में इम सॉन्ग जे अपने पिता से शिकायत करता है कि वो कब तक कॉन्सर्ट कांग की गुलामी करेगा। उसका पिता उसे चुप रहने को कहता है। तभी इम सॉन्ग जे एक खतरनाक आइडिया देता है कि क्यों ना हम कॉन्सर्ट कांग की जगह उस नई आई लड़की जियांग को सपोर्ट करें। हालांकि उसका पिता इस आइडिया को बकवास कहकर खारिज कर देता है। अगली सीन में जियांग और गिलगियम की जेल की कोठरी से होती है। दोनों परेशान बैठी हैं कि तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी आता है और चाबी से उनकी कोठरी का दरवाजा खोल देता है। वो दोनों हैरान है कि ये कौन है और क्या हो रहा है। आगे वो नकाबपोश आदमी दोनों को चुपचाप अपने पीछे आने का इशारा करता है। जियांग और गिलगियम को लगता है कि वो उन्हें आज़ाद करा रहा है। वो उसे महल के सुनसान रास्तों से होते हुए बाहर ले जाता है, लेकिन अचानक वो दोनों खुद को एक बहुत ही रौनक जगह पर पाती हैं, जहां चारों तरफ नकाब पहने लोग नाच गा रहे हैं और जश्न का माहौल है। जियांग उस नकाबपोश आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली राजा यी हॉन सामने आ जाता है और पूछता है, तो चांदनी रात की सैर कैसी लगी? पता चलता है कि ये सब राजा का ही प्लान था और वो नकाबपोश आदमी असल में महल का एक मशहूर विदूषक यानी जेस्टर गोंग गिल था, जो राजा के कहने पर ये सब कर रहा था। जियांग को एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। गोंग गिल को देखकर गिलगियोम तो पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाती है। वहीं जियांग को गोंग गिल नाम सुनकर मशहूर कोरियन फिल्म किंग एंड द क्लाउन की याद आ जाती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई इतिहास में आ गई है। राजा खुश होकर कलाकारों को इनाम देता है और सब जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद राजा अकेले में गोंग गिल को एक गुप्त आदेश देता है। वो उसे जंगल में हुए जानलेवा हमले के पीछे कौन था इसका पता लगाने के लिए कहता है। फिर राजा जियांग से मिलता है और उसे दोबारा भागने की कोशिश करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देता है। जियांग भी पलटकर राजा को ताना मारती है। ये सुनकर राजा का पारा चढ़ जाता है और वो अपने जल्लादों को गर्म लोहे की छड़ें लाने का हुक्म देता है ताकि वो दोनों को दाग सके। उसका ये खौफनाक रूप देखकर दोनों की जान हलक में आ जाती है। जियांग तुरंत अपनी गलती मानती है और गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है। वो वादा करती है कि अब कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी। राजा उसकी ये हालत देखकर सजा रोक देता है और फिर अचानक कहता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए जियांग उसके लिए खाना बनाए। जियांग इस मौके का फायदा उठाकर गिलगिम को अपनी असिस्टेंट बनाने की शर्त रखती है, जिसे राजा मान लेता है। राजा जियांग के सामने एक खतरनाक शर्त रखता है। वो कहता है, अगर तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कोई पुराना खाना बनाया तो तुम मरोगी, लेकिन अगर तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर कुछ नया बनाया तो तुम जिंदा रह सकती हो, पर सिर्फ तब जब मैं तुम्हारे खाने से खुश हुआ। जेल में वापस आकर जियांग और गिलगिम हिम्मत जुटाते हैं। जियांग कसम खाती है कि वो जिंदा रहने और अपने घर वापस जाने के लिए कुछ भी करेगी। उसकी हिम्मत देखकर गिलगिम भी कहती है कि वो भी शाही रसोई की सबसे बड़ी सीनियर कोर्ट लेडी बनकर दिखाएगी। दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं। सीन शाही रसोई में जाता है। चीफ यूनक वहां के हेड यूनक चांगसॉन को बताता है कि राजा ने एक औरत को शाही खाना बनाने का हुक्म दिया है। ये सुनकर चांगसॉन और बाकी बावर्ची भड़क जाते हैं। वो इसे परंपरा का अपमान मानते हैं और उस अनजान औरत को नीची नजरों से देखते हुए उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो जियांग से उसके बैकग्राउंड और खाना पकाने की ट्रेनिंग के बारे में सवाल करते हैं, जैसे कि वो किसी दुश्मन से पूछताछ कर रहे हों। जियांग चालाकी से जवाब देती है कि वो इतनी दूर से आई है कि वो जगह के बारे में नहीं जानते होंगे। माहौल बहुत तनाव भरा है और ये साफ है कि जियांग को यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा। आगे जियांग को रसोई में काम करने की इजाजत मिल जाती है। वो और गिलगिम रसोई का मुआयना करती हैं। जियांग को ये देखकर हैरानी होती है कि वहाँ कई ऐसी सामग्रियाँ यानी इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके समय यानी भविष्य में बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन यहाँ कोई उन्हें जानता तक नहीं। तभी गिलगिम अपनी सूंघने की कमाल की शक्ति से कहीं छुपा हुआ हिरन का मांस यानी वेनिसन ढूंढ निकालती है। ये वही हिरन है जिसका शिकार राजा ने किया था। ये देखकर जियांग के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। आगे जियांग ऐलान करती है कि वो हिरन के मांस का स्टेक बनाएगी, जो उसकी खासियत है।
वो गिल ग्यूंग को बताती है कि उसे क्या क्या तैयार करना है। ये वही डिश है जिसने उसे फ्रांस में कुकिंग कंपटीशन जिताया था। उसे पूरा यकीन है कि इस डिश से वो राजा को इम्प्रेस कर देगी। ये सीन दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी जी यंग अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके रास्ता निकाल सकती है। आगे सीन वापस कॉन्सर्ट कांग के महल में जाता है। उसे पता चलता है कि राजा ने उस ग्विन्यो यानी जी यंग को शाही रसोई में भेज दिया है और वो भी राजा के शिकार किए हुए हिरन से खाना बना रही है। ये सुनकर कॉन्सर्ट कांग की जलन और गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी सबसे भरोसेमंद कोर्ट लेडी चू वोल को हुक्म देती है कि वो जी यंग पर नजर रखे और उसकी हर छोटी से छोटी गलती का पता लगाए ताकि उसे महल से बाहर निकाला जा सके। आगे अब राजा के खाने का समय हो गया है। शाही टेबल लगाई जा रही है और महल में एक अलग ही माहौल है। आगे राजा अपने कमरे में है और जी यंग की बनाई डिश का इंतजार कर रहा है। आगे जी यंग राजा के सामने अपना खाना पेश करती है। वो इसे हाउटे कुजीन बताती है, जो फ्रांस की पारंपरिक शाही रसोई का हिस्सा है। राजा और उसके सेवक इन अजीब नामों जैसे हॉर्स डी ओवरे, स्टेक तारतारे को सुनकर हैरान है। जी यंग पहले कोर्स के तौर पर कच्चे मांस और सब्जियों से बना स्टेक तारतारे पेश करती है। आगे जी यंग राजा के सामने ही स्टेक तारतारे को मिक्स करती है, जिसे वो टेबल साइड सर्विस कहती है। राजा पहले तो कच्चा मांस खाने में हिचकिचाता है, लेकिन चखने के बाद वो इसके अनोखे और लाजवाब स्वाद से हैरान रह जाता है। इसके बाद जी यंग मटर का सूप यानी पॉटेज पेश करती है, जिसकी खुशबू और स्वाद भी राजा को बहुत पसंद आता है। अब बारी है मेन कोर्स की। जी यंग हिरण की जीभ को राजा के सामने ही कोयले की आग पर हल्का सा ग्रिल करती है। वो बताती है कि हिरण की जीभ कितनी कीमती और दुर्लभ होती है और इसका रिश्ता राजा की शक्ति से जुड़ा है। राजा जी यंग की जानकारी और खाना बनाने के तरीके से बहुत प्रभावित होता है। उसे यकीन होने लगता है कि जी यंग कोई आम औरत नहीं है। जी यंग के खाना पकाने की कला से इतना प्रभावित होता है कि वो उससे सीधे पूछता है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा है। जी यंग इस बार सच बोलने का फैसला करती है और कहती है कि वो भविष्य से आई है। राजा उसकी बात सुनकर मजाक में कहता है कि वो पागल है और उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि वो उसके टैलेंट से खुश है। आगे राजा जी यंग से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि उसे ये डिश पसंद आएगी। जी यंग बताती है कि उसने ये ओनी गुन ऐतिहासिक नाम के बारे में पढ़ा था। राजा हैरान होता है कि वो ये नाम कैसे जानती है। जब जी यंग उसे खाना खिलाती है तो राजा को अचानक अपनी माँ की याद आ जाती है, जो बचपन में उसे ऐसे ही प्यार से खाना खिलाती थी। ये एक बहुत ही इमोशनल पल होता है। आगे उसी समय कॉन्सर्ट कांग राजा से मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंचती है, लेकिन राजा का सेवक उसे अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि राजा ने किसी को भी परेशान करने से मना किया है। कॉन्सर्ट कांग जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा दरवाजे के पीछे से ही उसे वापस जाने का हुक्म दे देता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राजा ने कॉन्सर्ट कांग को इस तरह मना किया हो। आगे कॉन्सर्ट कांग के जाने के बाद राजा जी यंग के बहुत करीब आता है और धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। जी यंग ये सुनकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि राजा उसे अपनी उपपत्नी बनाना चाहता है, जिससे इतिहास बदल सकता है। वो डर जाती है और सोचने लगती है कि अब उसका क्या होगा। इसके बाद चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सोंग जे जी यंग से अकेले में मिलता है। वो उसे एक ऑफर देता है, अगर जी यंग राजा की जासूसी करेगी और उसकी सारी बातें उसे बताएगी तो वो कॉन्सर्ट कांग के गुस्से से उसकी रक्षा करेगा। जी यंग समझ जाती है कि महल में हर कोई अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता है। आगे जी यंग इस ऑफर को ठुकराने की बजाय एक चालाकी भरी शर्त रखती है। वो इम सोंगजे से कहती है कि अगर वो जंगल में खोया हुआ उसका हैंडबैग, जिसे वो पोटली कहती है, ढूंढ कर लाएगा तो वो उसके ऑफर के बारे में सोचेगी। इम सोंगजे को ये शर्त अजीब लगती है, लेकिन वो मान जाता है। आगे कॉन्सर्ट कांग चीफ यूनक के साथ मिलकर जी यंग के खिलाफ एक नई साजिश रचती है। वो फैसला करती है कि शाही रसोई के बावर्ची जी यंग को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही महल छोड़कर भाग जाए। वो कुक मेंग को इस काम के लिए तैयार करने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो जी यंग से नफरत करता है। अगले दिन शाही रसोई में जी यंग के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। बावर्ची जानबूझकर गीली लकड़ियां जलाते हैं, जिससे हर तरफ धुआं भर जाता है। वो उसके खाने में सांप और कॉकरोच डाल देते हैं और उसके चाकू को भोता कर देते हैं। जी यंग बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। आगे दिन भर की परेशानी के बाद जी यंग और गिल ग्यूम को वापस जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जी यंग कहती है कि उसे शाही रसोई से ज्यादा शांति इस जेल में मिल रही है।
वो दुखी होकर सोचती है कि अगर उसने राजा को बावर्चियों की हरकतों के बारे में बताया तो राजा उन सबको मार डालेगा, जो वो नहीं चाहती। आगे सीन राजा के दरबार में जाता है, जहां सभी मंत्री गवर्नर होंग के निर्वासन और उस ग्विंडियो यानी जियंग को सजा न देने के खिलाफ इस्तीफा दे देते हैं। वो राजा पर दबाव डालते हैं कि वो जियंग को मौत की सजा दे। वो राजा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आगे राजा अपने मंत्रियों के विद्रोह से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। वो जियांग को भरी दरबार में पेश करने का हुक्म देता है। जब जियांग दरबार में आती है तो सभी मंत्री उसे मौत की सजा देने की मांग करने लगते हैं। राजा सबकी बातें सुनता है और फिर एक चौंकाने वाली घोषणा करता है, कल रात इस औरत ने मुझे एक अजीब पकवान परोसा और मेरी इंद्रियों को भ्रमित कर दिया, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि इसे तुरंत चीफ रॉयल कुक नियुक्त किया जाए। आगे राजा के इस फैसले से पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ये खबर ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर तक पहुंचती है और वो बहुत ज्यादा नाराज होती हैं। उन्हें लगता है कि राजा एक अनजान औरत के लिए अपनी सारी हदें पार कर रहा है और राजकाज का मजाक बना रहा है। वो फैसला करती हैं कि अब वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगी। आगे कॉन्सर्ट कांग और उसके पिता भी राजा के इस फैसले से हैरान हैं। उन्हें एहसास होता है कि जियांग को मामूली समझना उनकी भूल थी। कॉन्सर्ट कांग अब जियांग को रास्ते से हटाने के लिए एक ज्यादा खतरनाक और सीधी योजना बनाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि राजा अब पूरी तरह से जियांग के प्रभाव में है। आगे जियांग शाही रसोई में होती है, जहां हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम आती है और उसे बताती है कि ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर ने उसे बुलाया है। जियांग हैरान हो जाती है कि महल की सबसे शक्तिशाली महिला उससे क्यों मिलना चाहती है। उसे एक बड़े खतरे का अंदेशा होता है। आगे जियांग ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर के सामने पेश होती है। रानी साफ साफ कहती है कि उसे जियांग के टैलेंट पर शक है। वो जियांग को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका देती हैं। उसे शाही रसोई के सबसे सीनियर बावर्चियों के खिलाफ एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और शर्त यह है कि अगर जियांग हारी तो सजा के तौर पर उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। आगे जियांग को पता चलता है कि इस खतरनाक प्रतियोगिता के पीछे कॉन्सर्ट कांग का हाथ है। वो रानी को भड़काने और इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाने में कामयाब हो गई है। जियांग समझ जाती है कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उसे खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है और उसे इसमें अकेले ही लड़ना होगा। आगे उसी समय राजा को एक गुप्त संदेश मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी मां की मौत से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वो रात में चुपके से उस रिकॉर्ड को हासिल करने का प्लान बनाता है, जो दिखाता है कि वो जियांग के मामले में उलझा हुआ होने के बावजूद अपने असली मकसद को नहीं भूला है। आगे जब राजा को पता चलता है कि उसकी दादी ने जियांग का हाथ दांव पर लगा गया है, तो वो बहुत गुस्सा होता है। उसे एहसास होता है कि ये मामला अब सिर्फ एक खाने की प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उसके अधिकार को सीधी चुनौती है। आगे प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। शाही रसोई में तनाव का माहौल है। जियांग और सीनियर बावर्ची अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक वहां राजा पहुंच जाता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा अपनी दादी से कहता है कि अगर ये प्रतियोगिता हो रही है तो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आगे राजा एक नया नियम लागू करता है। आज जो भी जीतेगा उसे छोड़कर बाकी सभी हारने वाले बावर्चियों का एक एक हाथ काट दिया जाएगा। ये सुनकर सभी बावर्चियों के होश उड़ जाते हैं। राजा ने इस प्रतियोगिता को जिंदगी और मौत का खेल बना दिया है और अब किसी के लिए भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। राजा के भयानक ऐलान के बाद जल्लाद एक पुआल काटने वाली मशीन, जो हाथ काटने के लिए इस्तेमाल होगी, लेकर आते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। जियांग का एहसास होता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे अपने पापा की याद आती है और वो घर वापस जाने के लिए किसी भी कीमत पर यह प्रतियोगिता जीतने का संकल्प लेती है। राजा जियांग को देखकर मन ही मन कहता है, अगर तुम सच में भविष्य से आई हो तो उन्हें कुछ ऐसा बनाकर दिखाओ जो सिर्फ तुम बना सकती हो। ये एक तरह से राजा की तरफ से जियांग के लिए एक चुनौती और हौसला दोनों है। वो देखना चाहता है कि जियांग में वाकई कितना दम है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर प्रतियोगिता का विषय घोषित करती है फिलियल पाइटी, यानी माता पिता के प्रति संतान का कर्तव्य और प्रेम। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि खाने में मुख्य सामग्री के तौर पर टोफू और डेंजांग मतलब सोयाबीन का पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। जियांग ये विषय सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे जोसॉन की पारंपरिक भावनाओं को समझने में मुश्किल होती है। जियांग सोच में पड़ जाती है कि इस विषय पर क्या बनाया जाए। उसे अचानक अपने पापा की याद आती है, जो उसके लिए अक्सर डेंजांग पास्ता बनाते थे।
उसे लगता है कि ये डिश फिलियल पायटी को पेश करने का सबसे अनोखा और दिल से जुड़ा तरीका होगा। वो फैसला करती है कि वो यही डिश बनाएगी क्योंकि ये उसके लिए उसके पिता के प्यार का प्रतीक है। प्रतियोगिता के दौरान राजा और उसकी दादी यानी ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर के बीच तनाव साफ दिखता है। रानी ताना मारती है कि राजा उस गुइनियो यानी जियंग के बहुत करीब हो गया है। राजा भी पलटकर जवाब देता है कि किसी को पहले से ही विजेता मान लेना जल्दबाजी होगी। उनकी बातचीत से पता चलता है कि ये प्रतियोगिता सिर्फ खाने की नहीं बल्कि महल की सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई बन गई है। राजा मन ही मन सोचता है कि उसने जियंग को नहीं छोड़ा है बल्कि उसके टैलेंट ने उसे बचाया है। फिर वो कॉन्सर्ट कांग को देखकर सोचता है कि वो देखेगा कि आखिर चीज़ें किसके हिसाब से चलती हैं। ये दिखाता है कि राजा जियंग को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने असली दुश्मनों, खासकर कॉन्सर्ट कांग और उसके परिवार की ताकत को परख सके। प्रतियोगिता में जियंग को परेशान करने के लिए सीनियर बावर्ची एक गंदी चाल चलते हैं। वो सारा अच्छा टोफू और डेंजांग खुद ले लेते हैं और जियंग के लिए सिर्फ टूटा हुआ टोफू और बहुत कम मात्रा में डेंजांग छोड़ते हैं। वो जानबूझकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रतियोगिता हार जाए। जब जियंग देखती है कि उसके पास मुख्य सामग्री नहीं है तो वो परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र पालक यानी स्पिनिच पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये रानी की खराब सेहत के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वो तुरंत अपना प्लान बदलती है और पालक को अपनी डिश में शामिल करने का फैसला करती है। जब जियांग को डेंजांग की कमी खलती है तो यूनक यून, जो कॉन्सर्ट कांग का आदमी है, अप्रत्याशित रूप से उसकी मदद करता है। वो उसे बताता है कि शाही रसोई के पिछले आंगन में 3 साल पुराना डेंजांग रखा हुआ है। वो उसे वहां ले जाता है, जो दिखाता है कि शायद वो भी जियांग के टैलेंट से प्रभावित है या फिर उसके अपने कुछ और इरादे हैं। सीन राजा के दरबारियों पर जाता है जो प्रतियोगिता देख रहे होते हैं। अचानक मुख्य शाही सचिव इम सोंग जे, कॉन्सर्ट कांग का भाई, अपने पेट को पकड़कर दर्द से करहाने का नाटक करता है। वो कहता है कि उसे तुरंत आउट हाउस यानी टॉयलेट जाना है। उसका ये बचकाना ड्रामा देखकर बाकी दरबारी हैरान रह जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक होता है। प्रतियोगिता में सीनियर बावर्ची कुक मेंग और कुक इयम अपनी अपनी खास डिशेस यानी योआ मंडू यानी मछली के पकौड़े और योन पोतांग मतलब ऑक्टोपस और टोफू सूप बना रहे होते हैं। वो दोनों अपनी जीत को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं और जियंग का मजाक उड़ाते हैं। वो एक दूसरे को भी ताने मारते हैं जिससे उनकी आपसी दुश्मनी साफ झलकती है। जियांग अपनी डिश बनाने की तैयारी में जुट जाती है। वो आटे में पालक का पेस्ट मिलाकर हरे रंग का आटा गूंथती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। दरबार में बैठी रानियां और अधिकारी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि ये कौन सी अजीब डिश है। वो जियांग की हरकतों को बेवकूफ़ी भरा बताते हैं क्योंकि उसने सूखी सब्जी यानी पालक को ताज़ा इस्तेमाल किया था, जो उनके हिसाब से गलत था। राजा जियांग की तरफदारी करता है और कहता है कि उसे कुछ नया देखने की उम्मीद है क्योंकि बाकी बावर्चियों की डिशेस का स्वाद तो वो पहले से ही जानता है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर ताना मारती हैं कि राजा को उस ग्वीनियों से बहुत उम्मीदें हैं। राजा जवाब देता है कि जीभ झूठ नहीं बोलती और स्वाद ही असली सच बताएगा। उनके इस बहस से साफ पता चलता है कि ये प्रतियोगिता अब जियांग के टैलेंट और राजा के फैसले का इम्तिहान बन गई है। आगे हेड सीनियर कोर्ट लेडी किम जियांग को ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर की एक कहानी बताती हैं। वो बताती हैं कि रानी को बचपन से ही भूख कम लगती थी। उनकी माँ ने महल आने से पहले उन्हें आखिरी बार जो देनजांग सूप खिलाया था उसका स्वाद ताज़ा और दिलकश था, यानी फ्रेश एंड सेवरी। रानी आज भी उस स्वाद को याद करती हैं, लेकिन महल का कोई भी बावर्ची वैसा स्वाद दोबारा नहीं बना पाया। ये कहानी सुनकर जियांग को एहसास होता है कि सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाना काफ़ी नहीं होगा, उसे उस ताज़ा और दिलकश स्वाद को फिर से बनाना होगा जो रानी की यादों से जुड़ा है। उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ देनजांग पास्ता शायद इस भावनात्मक चुनौती के लिए काफ़ी नहीं होगा। वो एक बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। आगे इसी बीच सीनियर बावर्ची कुक इयोम और कुक मेंग के बीच बची हुई सामग्री को लेकर बचकाना झगड़ा हो जाता है। कुक इयोम कुक मेंग से थोड़े से हरे प्याज मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। उनका ये झगड़ा दिखाता है कि वो कितने छोटे दिल के हैं और जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जियांग अचानक अपनी जगह से उठती है और कहती है कि उसे एक और सामग्री की जरूरत है। वो प्रतियोगिता के बीच में ही बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करना मना हो सकता था। आगे
जियांग का ये कदम दरबार में एक नई बहस छेड़ देता है। कॉन्सर्ट काम इसका विरोध करती है और कहती है कि ये नियमों के खिलाफ है। वहीं राजा जियांग का पक्ष लेता है और एक और खतरनाक शर्त रखता है। ठीक है, इसे एक और सामग्री लाने दो, लेकिन अगर ये फिर भी हार गई तो हम इसका एक नहीं बल्कि दोनों हाथ काट देंगे। जियांग राजा की ये शर्त मान लेती है। वो जानती है कि अब उसकी जिंदगी और उसके दोनों हाथ दांव पर लग गए हैं। वो अपनी दोस्त गिलग्युम को उस गुप्त सामग्री को लाने के लिए भेजती है और उस पर पूरा भरोसा करती है। ये सीन जियांग के साहस और रिस्क लेने की क्षमता को दिखाता है। आगे गिलग्युम जब वो सामग्री लेकर लौट रही होती है तो कॉन्सेट कांग की भेजी हुई कोर्ट लेडी चूवल उस पर हमला कर देती है ताकि वो समय पर न पहुंच सके। गिलग्युम जख्मी हो जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। ये दिखाता है कि जियांग के दुश्मन उसे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जियांग अपनी डिश को एक अनोखा स्वाद देने के लिए देनजांग को सीधे आग पर जलाकर उसे एक स्मोकी यानी धुएं वाला फ्लेवर देती है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो साबित करती है कि उसके पास हर मुश्किल का एक अनोखा हल है। प्रतियोगिता खत्म होने में बहुत कम समय बचा है और जियांग बेचैनी से गिलग्युम का इंतजार कर रही है। ठीक आखिरी पलों में जख्मी हालत में गिलग्युम वहां पहुंचती है। वो जियांग को वो रहस्यमयी सामग्री देती है जो असल में क्लैम्स यानी सीप होते हैं। जियांग तुरंत उन्हें अपनी डिश में डाल देती है। आगे प्रतियोगिता में बैठे लोग क्लैम्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जियांग देनजांग सूप में सीप क्यों डाल रही है। वो इसे एक और अजीब और बेवकूफ़ी भरी हरकत मानते हैं। रॉयल फिजिशियन यानी शाही हकीम भी चिंता जताता है कि इस तरह के अजीब कॉम्बिनेशन से सेहत खराब हो सकती है। राजा जियांग का बचाव करता है और कहता है कि नियमों को तोड़ना और किसी को खाने की कोशिश करने से पहले ही रोक देना गलत है। वो अपनी दादी से कहता है कि उन्हें जियांग के खाने को चखने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। राजा की बातों से साफ है कि उसे जियांग पर पूरा भरोसा है, जिससे ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। आगे समय समाप्त हो जाता है और सभी बावर्ची अपनी अपनी डिशेस पेश करते हैं। अब फैसला जजों यानी राजा, ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और रानी डोवेगर के हाथ में है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि अब सिर्फ स्वाद ही तय करेगा कि किसका हाथ बचेगा और कौन चीफ रॉयल कुक बनेगा। सबसे पहले कुक मेंग अपनी डिश इयो मांडू पेश करता है। ये एक पारंपरिक शाही व्यंजन है जिसे मछली के पतले स्लाइस में कीमा भरकर बनाया जाता है। राजा और रानियां इसे चख कर इसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये बेहद नर्म और स्वादिष्ट होता है। हालांकि रानी को इसमें देनजांग का स्वाद न के बराबर लगता है, जो एक कमी थी। इसके बाद कुक इयम अपना मशहूर योनपोतांग पेश करता है। उसने इसे कीमती मशरूम और चिकन के शोरबे से बनाया है जो बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट है। सब उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं। दोनों सीनियर बावर्ची अपनी अपनी डिशेस से जजेस को प्रभावित करने में कामयाब रहते हैं। आगे अब जियांग की बारी आती है। वो एक बहुत ही साधारण दिखने वाला देनजांग सूप पेश करती है, जिसे देखकर सब थोड़ा निराश होते हैं। कॉन्सोर्ट कांग ताना मारती है कि क्या वो सिर्फ यही बना पाई है। जियांग आत्मविश्वास से कहती है कि ये एक खास देनजांग सूप है। ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर सूप चखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें सूप में वही ताज़ा और दिलकश स्वाद मिलता है जो उनकी माँ के हाथ के खाने में था। ये स्वाद उन्हें उनके बचपन की यादों में ले जाता है। राजा ये देखकर हैरान रह जाता है। आगे जियांग बताती है कि उस ताजगी भरे स्वाद का राज क्लैम्स यानी सीप हैं जो सेमजिन नदी के पास मिलते हैं, जहां रानी का बचपन बीता था। वो ये भी बताती है कि उसने सूप में पालक इसलिए डाला क्योंकि ये हड्डियों और खून की कमी के लिए अच्छा होता है, जो रानी की सेहत के लिए फायदेमंद है। उसने खाना ही दवा है कि सिद्धांत को अपनी डिश में शामिल किया था। जियांग के विचारशील और स्वादिष्ट खाने से ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर इतनी प्रभावित होती हैं कि वो उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देती हैं। राजा भी जियांग की तारीफ करता है। रानी सबके सामने ऐलान करती हैं कि आज से शाही रसोई की असली चीफ रॉयल कुक येओन जियांग है। जियांग की जीत के साथ ही एपिसोड का ये महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म होता है। जीत के बाद राजा ऐलान करता है कि अब हारने वालों को सजा देने का समय है। वो अपने जल्लादों को पुआल काटने वाली मशीन यानी हाथ काटने का औजार लाने का हुक्म देता है। कुक इयम और कुक मेंग डर के मारे कांपने लगते हैं। उन्हें मशीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। माहौल बेहद खौफनाक हो जाता है। जैसे ही जल्लाद हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है, जियांग दौड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें रोक देती है। वो राजा से कहती है कि अगर उसने इन तजुर्बेकार बावर्चियों के हाथ काट दिए तो वो पूरी प्रतियोगिता का मजाक बना देगा। वो राजा के फैसले को सीधे तौर पर चुनौती देती है।
जियंग राजा को याद दिलाती है कि प्रतियोगिता का विषय फिलियल पाइटी था। वो तर्क देती है कि जिन बावर्चियों ने सालों तक रानी की सेवा की है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, उन्हें सजा देना अनफिलियल यानी कर्तव्यहीन होगा। वो कहती है कि कुक का हाथ काटना उसे जान से मारने के बराबर है और सिर्फ एक प्रतियोगिता हारने की सजा मौत नहीं हो सकती। जियंग की बातों से प्रभावित होकर ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर भी राजा से उन बावर्चियों को माफ करने की गुजारिश करती हैं। वो अपनी गलती मानते हुए कहती हैं कि उन्होंने ही यह प्रतियोगिता शुरू की थी। वो राजा को बताती हैं कि वो उसके पिता यानी दिवंगत राजा से नफरत करती थी क्योंकि वो शिकार के बहुत शौकीन थे और जी यंग ने जब हिरन का मांस पकाया तो उन्हें गुस्सा आ गया था। रानी और जी यंग की दलीलों के बाद राजा अपनी सजा बदल देता है। वो कुक इयोम और कुक मेंग की जान बख्श देता है, लेकिन उन्हें एक नई सजा सुनाता है। अब से वो दोनों जी यंग के अंडर काम करेंगे और उससे खाना बनाना सीखेंगे। ये उन दोनों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जब राजा चला जाता है तो रानी और उनकी कोर्ट लेडीज राजा की माँ यानी दिवंगत रानी यॉन की मौत के बारे में बात करती हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि रानी यॉन की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें महल से निकालकर जहर दिया गया था और इस साजिश में ग्रैंड रॉयल क्वीन डाउजर और बाकी दरबारियों का हाथ था। उन्हें डर है कि कहीं राजा को ये सच पता न चल जाए। राजा अपने कमरे में होता है और उसे पता चलता है कि कॉन्सेट कॉन्ग ने ही गवर्नर होंग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थीं। उसे यह भी पता चलता है कि कॉन्सेट कॉन्ग प्रतियोगिता के बाद सीधे अपने क्वार्टर जाहोंग वॉन चली गई है। राजा गुस्से में अपने चीफ यूनक को हुक्म देता है कि वो उसे तुरंत जाहोंग वॉन ले जाए। शाही रसोई में माहौल बदल गया है। कुक इयोम और कुक मेंग जियंग का शुक्रिया अदा करते हैं। वो उसे पानी लाकर देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जियंग ये देखकर खुश होती है कि उसने अपनी जगह बना ली है। अब वो सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि रसोई की सम्मानित मुखिया है। जियांग गिलगियम के सिर पर लगी चोट के बारे में पूछती है। गिलगियम बताती है कि जब वो क्लैम लेकर आ रही थी तो किसी ने उस पर हमला किया था, लेकिन तभी जेस्टर गोंगे लाकर उसने बचा लिया। ये सुनकर जियांग को शक होता है कि यह हमला कॉन्सेट कॉन्ग ने करवाया होगा और वो गोंगेल के बारे में सोचने लगती है। राजा कॉन्सेट कांग से नाराज होकर उसके क्वार्टर जाहोंग वॉन की तरफ निकल चुका है। कॉन्सेट कांग अपनी कोर्ट लेडीज के साथ जियंग के खिलाफ एक नया जाल बुन रही है। उसे लगता है कि जियंग किसी की जासूस है और उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। तभी राजा गुस्से में वहां पहुंचता है। कॉन्सेट कांग अनजान बनने का नाटक करती है और पूछती है कि क्या वो उसके बारे में चिंतित होकर आया है। राजा सीधे मुद्दे पर आता है। वो कॉन्सेट कांग पर गवर्नर होंग के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाता है। कॉन्सेट कांग हैरान रह जाती है कि राजा को ये बात कैसे पता चली। राजा का गुस्सा देखकर वो समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। कॉन्सेट कांग खुद को बचाने के लिए राजा की मां की मौत का जिक्र छेड़ देती है। वो राजा को उसका बदला लेने का वादा याद दिलाती है और कहती है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में उसे एक अनजान ग्विन्यो के साथ उलझना नहीं चाहिए। अपनी मां का नाम सुनते ही राजा का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाता है। कॉन्सेट कांग राजा को और भड़काती है और उसकी मां की दुखद मौत के बारे में बात करती है। राजा ये सब सुनकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और कॉन्सेट कांग को उसकी मां के बारे में बात करने से मना करता है। ये सीन राजा के अंदर छिपे गहरे जख्म को दिखाता है। अचानक राजा को एक दौरा पड़ने लगता है। वो कांपने लगता है और उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये वही मानसिक स्थिति है जिसके जिक्र बावर्ची पहले कर रहे थे। कॉन्सेट कांग उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसे झटक देता है और अकेले रहने की मांग करता है। अगले दिन ग्रैंड प्रिंस जैसॉन यानी राजा का सौतेला भाई, वहीं जैसॉन उसे एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखता है। उसे लगता है कि जियंग ऐसी रहस्यमय औरत राजा को उसके असली मकसद अपनी मां का बदला लेने से भटका रही है। वो दोनों राजा की आने वाली शारीरिक परीक्षा के बाद होने वाले भोज का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं ताकि जैसॉन खुद जियंग को परख सके। ये सीन जैसॉन के असली इरादों को और गहरा दिखाता है। वो अपने गुप्त संगठन के लोगों से मिलता है जो राजा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो जंगल में हुए जानलेवा हमले के बारे में बात करते हैं और पता चलता है कि हमला करने वाला उन्हीं का आदमी था जिसने बिना इजाज़त के काम किया था। जैसॉन बहुत ही शांत और रणनीतिक दिमाग का व्यक्ति है। वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि वो उस हत्यारे को राजा से पहले ढूंढ निकालें ताकि उनका राज ना खुले। चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सॉन्ग जे जियंग से उसके नए क्वार्टर में मिलने आता है। वो उसे कीमती गहने देता है और सलाह देता है कि वो राजा का दिल जीतने की कोशिश करे। वो चाहता है कि जियंग उसकी बहन कॉन्सेट कांग की तरह राजा को अपने काबू में रखे। जियंग और गिलगियम
उसकी फ्लर्टिंग वाली बातें समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। जी यंग की इस बेफिक्री पर इम सॉन्ग जे को गुस्सा आ जाता है और वो एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है, क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो? क्या तुम नहीं जानती कि महामहिम तुम्हारी रक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर जी यंग को पहली बार एहसास होता है कि उसकी जान वाकई में खतरे में है। जी यंग चीफ रॉयल कुक के तौर पर अपना पहला शाही भोजन बनाने के लिए रसोई में होती है। तभी यूनक यून दौड़ता हुआ आता है और बुरी खबर देता है। वो बताता है कि राजा का कॉन्सर्ट कांग के निवास यानी जाहोंग वोन में बहुत बुरा झगड़ा हुआ है और उन्हें एक भयानक दौरा पड़ा है। वो चेतावनी देता है कि राजा इस समय बहुत खतरनाक और अस्थिर है और आज रात खाना परोसने वाले की जान भी जा सकती है। रसोई में दहशत फैल जाती है। शाही रसोई में ये खबर फैल चुकी है कि राजा को दौरा पड़ा है और वो बहुत गुस्से में है, जिससे सब डरे हुए हैं। रसोई में मौजूद बावर्ची राजा के दौरे के बारे में बात करते हैं। वो याद करते हैं कि जब राजा को ऐसा दौरा पड़ता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। वो चीजें फेंकता है, चिल्लाता है और कहता है कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि ऐसे समय में सिर्फ कॉन्सर्ट कांग ही है जो राजा को शांत कर पाती है। जी यंग अपने कमरे में बैठी राजा के बारे में सोच रही हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि राजा का अत्याचारी व्यवहार और अजीब दौरे शायद उसके अंदर छिपे किसी गहरे दर्द का नतीजा है, जो उसकी माँ की दुखद मौत से जुड़ा है। वह सिर्फ एक अत्याचारी को नहीं, बल्कि एक घायल दिल वाले इंसान को देखती है। ये सोचकर वो फैसला करती है कि वो आज रात राजा के लिए कोई शाही पकवान नहीं, बल्कि सांत्वना देने वाला भोजन बनाएगी, यानी कंफर्ट फूड। जी यंग शाही रसोई में वापस आती है और एक लीडर की तरह सबको निर्देश देती है। वो अपनी टीम, जिसमें अब कुक ईरोम और मेंग भी शामिल हैं, को बताती है कि उन्हें क्या क्या तैयार करना है। ये पहली बार है जब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी रसोई को एक टीम के रूप में निर्देशित कर रही है। सब उसकी बात मानते हैं और काम में जुट जाते हैं। राजा अपने कमरे में अकेला और परेशान बैठा है। वो गुस्से में अपने सभी सेवकों और कोर्ट लेडीज को बाहर निकाल देता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तभी जी यंग खाना लेकर अंदर आती है। राजा उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सबको बाहर जाने का हुक्म दिया था। राजा जी यंग से पूछता है कि उसने इस बार क्या बनाया है। जी यंग आत्मविश्वास से अपनी डिश का नाम बताती है, डेंजांग पास्ता। ये सुनकर राजा और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसने दिन में हुई प्रतियोगिता में पहले ही डेंजांग से बनी डिश खाई थी। राजा गुस्से में चिल्लाता है कि जी यंग उसकी बेइज्जती कर रही है, लेकिन जी यंग डरने के बजाय उसे समझाती है कि पास्ता एक अलग चीज है और ये डिश वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो सोच रहा है। राजा को पास्ता शब्द बोलने में भी मुश्किल होती है, जिससे सीन में थोड़ी कॉमेडी आती है। राजा गुस्से में खाना खाने से मना कर देता है। जी यंग देखती है कि वो नशे और गुस्से में ठीक से चॉपस्टिक्स भी नहीं पकड़ पा रहा है। वो एक बहुत ही साहसी कदम उठाती है। वो खुद नूडल्स को कांटे की तरह लपेटकर राजा के मुंह के आगे कर देती है। ये शाही प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था, लेकिन ये एक बहुत ही निजी और देखभाल वाला पल था। राजा जी यंग की इस हरकत से चौंक जाता है, लेकिन वो पास्ता खा लेता है। खाते ही उसका गुस्सा शांत होने लगता है। वो उस डिश के अनोखे और आरामदायक स्वाद में खो जाता है। उसे डेंजांग का नमकीनपन, क्रीम की मिठास और नूडल्स का स्वाद एक साथ महसूस होता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। जी यंग बताती है कि ये पास्ता उसके पापा तब बनाते थे जब वो दुखी होती थी। ये सुनकर राजा भी थोड़ा भावुक हो जाता है। वो जी यंग से उसकी माँ के बारे में पूछता है। जी यंग बताती है कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पहली बार वो दोनों एक दूसरे से दो ऐसे इंसानों की तरह बात करते हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया है और जो बहुत अकेले हैं। राजा जी यंग की भविष्य से आने वाली बात का मजाक उड़ाते हुए उसे उसके पिता को ढूंढने में मदद करने का ऑफर देता है। जी यंग फिर से कहती है कि उसका वापस जाने का रास्ता सिर्फ उसका हैंडबैग है, जिसमें मांगुन रोक नाम की किताब है। ये सुनकर राजा एक शर्त रखता है, ठीक है, तुम मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताओ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा और तुम्हारा वो बंडल ढूंढने में मदद करूंगा। जियोंग राजा को उसके भविष्य के बारे में बताने लगती है।
वो उसे चेतावनी देती है कि उसे इस साल ब्लू बंदर का वर्ष बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उसके करीबी लोग ही उसके खिलाफ साजिश करेंगे। वो उसे गैप्स इन लिटरेरी पर्ज के बारे में बताने की कोशिश करती है, जो इतिहास की एक बड़ी घटना है, लेकिन सीधे तौर पर सब कुछ नहीं बताती। राजा उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता जरूर दिखती है। ये सीन राजा के अकेलेपन को दिखाता है। वो जियोंग के जाने के बाद उस किताब मांगुन रोग के बारे में सोचता है। उसे ये नाम बहुत अजीब लगता है। वो इसके मतलब बादलों के लिए तरसना पर विचार करता है। दूसरी तरफ जियोंग को भी पता चलता है कि उसकी किताब का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरा मतलब रखता है। ये किताब कहानी का एक सेंट्रल मिस्ट्री बन जाती है। अगला सीन सीधे उस गुप्त मुलाकात पर जाता है जहां राजा को अपनी मां की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स मिलने वाले थे, लेकिन वहां उसे प्रिंसिपल यी जंग यून की लाश मिलती है, जिसने वो रिकॉर्ड्स लाए थे। उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ फंसाया गया है। तभी एक नकाबपोश हत्यारा उस पर हमला कर देता है। राजा और उस नकाबपोश हत्यारे के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। हत्यारा बहुत ही माहिर होता है, लेकिन राजा भी एक कुशल योद्धा है। लड़ाई के दौरान राजा हत्यारे के हाथ पर एक गहरा घाव कर देता है। हत्यारा भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब राजा के पास एक सुराग है। उसके दुश्मन के हाथ पर एक जख्म का निशान है। राजा को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेला है और महल में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसे शक होता है कि उसकी मां की मौत में शामिल हर व्यक्ति इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। वो दुखी और गुस्से में होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उस हत्यारे को ढूंढ निकालने और अपनी मां का बदला लेने का एक नया संकल्प लेता है। ये एपिसोड का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीन है। राजा अपने कमरे में वापस आता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है ताकि वो अपने दर्द को भुला सके। वो इतना नशे में होता है कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहता। चीफ यूनक उसे संभाल नहीं पाता। तभी चीफ रॉयल कुक के तौर पर जियोंग राजा के लिए देर रात का खाना जुआनसंग लेकर आती है। वो राजा को नशे में धुत और बुरे हालत में देखकर हैरान रह जाती है। राजा नशे में उसे देखता है और बस इतना कहता है, तुम यहाँ हो। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही अप्रत्याशित है। राजा अचानक जियोंग की तरफ झुकता है और अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। वो एक बच्चे की तरफ वल्नरेबल और टूटा हुआ लग रहा होता है। वो धीरे से कहता है, बस ऐसे ही रहो, बस थोड़ी देर के लिए। जियोंग इस अचानक हुई हरकत से चौंक जाती है और असहज महसूस करती है, लेकिन वो उसे हटाती नहीं है। लेकिन राजा उसे अचानक किस कर लेता है। ये सीन तो बहुत ही रोमांचक होता है।